अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ी गर्मा गर्म बहस हो रही है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अब हुकूमत एक तरफ कहती है कि हम ओपन बैलेट इसलिए चाहते हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग को रोका जा सके, ये जो खरीदो फरोख्त का सिलसिला है ये बंद होना चाहिए। आज इसी हवाले से एक बड़ी तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आई है जिसमें बड़े वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि 2018 की जो सेनेट इलेक्शन थे उसमें किस तरीके से वोट के बदले ज़मीर बेचे गए, ज़मीर की सौदाबाजी होती रही, किस तरीके से खरीदो फरोख्त का सिलसिला जो है वो जारी रहा। बड़े वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कुछ लोगों को भी जो ये सब करते दिखाई देते हैं, बाकायदा तौर पर एविडेंस भी सामने आ चुके हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि अपोजिशन अभी भी इस सब की मुखालफत कर रही है। एक तरफ आईनी तरमीम में अपोजिशन साथ नहीं दे रही, फिर हुकूमत जो सदाती ऑर्डिनेंस लेकर आई है इस पर भी इसे आइन पर हमला करार दिया जा रहा है। तो फिर सवाल ये पैदा होते हैं आखिर होगा क्या? क्या फिर से 2021 में ऐसे ही खरीदो फरोख्त होगी, ऐसे ही मंडियां लगेंगी, या जिस तरीके से हुकूमत कोशिश कर रही है ट्रांसपेरेंसी लाने में हुकूमत कामयाब हो सकेगी? यही वो मौज़ूआत हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, पीडीएम का भी मामला है। आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा किया जा रहा है पीडीएम की जमातों की जानिब से। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया गया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई पीडीएम हुकूमत के लिए कोई बड़ा चैलेंज बन सकती है? इसी सब पर बात करने के लिए स्टूडियोज में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट एहतशामुल हक साहब, तज्ज़ियाकार मलिहा हाशमी साहिबा भी मेरे साथ मौजूद हैं, और हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पर सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ गुल साहब भी। लेकिन एहतशाम साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी तरफ आऊँगी। आज इस अंदाज में ये जो तहलका खेज वीडियो मंजर आम पर आई है, पहले तो हम सुनते थे कि मंडियाँ लगती हैं, खरीदो फरोख्त होती है, अब तो बाकायदा तौर पर एविडेंस भी सामने आ गए हैं। एहतशाम साहब, अब ये एविडेंस, ये वीडियो मंजर आम पर आने के बाद कितना ज़रूरी हो गया है कि इस सब को अब बंद होना चाहिए, ये सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए? देखिए सोनिया, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपने देखा कि जब ये 2018 के इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में जब सब कुछ हुआ था तो 20 लोग जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने एमपी निकाल दिए थे। अब सवाल यही है कि जी अब जिस तरह कहा जाता है जी कि कोई एविडेंस इतना भरपूर हाथ में नहीं था कि बाकायदा किसी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता, लेकिन उस वक्त बहरहाल हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़े होने का सबूत दिया था प्राइम मिनिस्टर ने, बंदों को निकाला था। आसान काम नहीं है कि 20 एमपीएज आप अपनी पार्टी के निकाल देना। लेकिन अहम सवाल है कि आज की ये जो फुटेज, जो वीडियो सामने आई है, ये मेक ब्रेक वाली सिचुएशन ला सकती है। तो लगता है किसी तरह क्लाइमेक्स की तरफ मामला जा सकता है। अब होना क्या चाहिए? देखें, ये ना हो कि 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद मामला भूल जाए, फिर बिजनेस एज यूजुअल शुरू हो जाए। अभी देखें, जिस तरह मफाद चौधरी साहब ने भी कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। मेरा ख्याल है बिल्कुल नोटिस लेना चाहिए, ठीक है ना। ये मामला इतना सीरियस नौयत का है कि कहीं ना कहीं जाकर तो करप्ट प्रैक्टिस पे ब्रेक लगे, क्योंकि लोगों ने कह दिया कि जी इट हैज़ बिकम अ वे ऑफ लाइफ। भूल जाए पाकिस्तान में करप्शन ख़त्म होगी, ऐसा नहीं होगा। लेकिन सवाल है कि जो सियासतदानों पर इल्ज़ाम लगते हैं, एमएनए, एमपी और सेनेटर्स में इल्ज़ाम लगते हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मामले को दूर करना चाहिए। देखिए, दूसरी बात अहम यह है कि इसको जो अपोजिशन के लोग हैं ना, वो किसी और तरह इसको देखेंगे। लोग ये भी बात करेंगे, देखें जी कि 2019 के जो सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन हुए थे वो सीक्रेट बैलेट से हुए थे। वहाँ उस वक्त क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी ओपन बैलेट से करने चाहिए? इसको निकाला था, ठीक है ना, ओपन बैलेट से होने चाहिए। फिर आप देख लें, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर साहब, आपको पता है सेनेटर मुंतखब हुए थे और बड़ी वीक पोजीशन थी वहाँ पे पीटीआई की, लेकिन फिर बन गए थे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो किस तरह बन गए थे। देखिए, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ना वो तकाजा कर रही है कि मैं ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट को उसका नोटिस लेना चाहिए। अगर जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 11 मई आने वाला है, इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद अब अटॉर्नी जनरल तो कह चुके हैं कि ये लगता है कि सीक्रेट बैलेट से होगा। मेरा ख्याल है कि ये अब जिम्मेदारी आ गई है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि चाहे वो प्रोविजनल ऑर्डर करे, चाहे वो तो जिसको कहते हैं एडहॉक ऑर्डर करे, किसको रोकने के लिए। देखे ना, अब और कोई तरीका नहीं रह गया। अब ये कहना है कि जी माजी में किसने क्या किया, किसने नहीं किया, लेकिन एक फौरी तौर पर आपको एक सिचुएशन से पाला पड़ गया और आपको लग रहा है कि बकौल असद उमर के जी 35-40 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लगेगा एक एमपीए पे। बिल्कुल, तो इमरान खान कहीं ना कहीं तो कदर लगनी चाहिए। 40 करोड़ की बोलियां लगेंगे। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब हमने देखा कि ज़ाहिर पीटीआई की तरफ से उस वक्त एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया था कि 20 एमपीएस को निकाल दिया गया था। आपको लगता है अभी जिस तरीके से ये वीडियो मंजर आम पर आई है, सिर्फ निकाल देना ही काफी था या कोई सजा होनी चाहिए थी? अब तो एविडेंस मौजूद है, अब कोई सजा होनी चाहिए, कोई कार्रवाई हो सकती है? एक काम तो हुआ ना कि फौरी तौर पर
जो मिनिस्टर थे उनको हटाया गया वज़ीर वहाँ से। कानून खैबर पख्तूनख्वा हाँ जी बिल्कुल। देखें, एक तो ये काम हो गया कि उन वजीर साहब को हटाया, और दूसरी बात ये है कि अब वही बात कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर अब बहुत सारी नज़रें उठ चुकी हैं। अब लोग उम्मीद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को देख रहे हैं कि वो इस पर सो मोटो एक्शन लेते हैं या नहीं। इस वक्त मौजूदा जो एग्जिस्टिंग प्रोसीडिंग भी चल रही है उसमें मैं समझती हूँ कि पीटीआई का केस बहुत मजबूत हो गया है। वो जो ओपन बैलेटिंग की बात करते हैं अब सबूत सामने आ गया है, और मैं अरशद शरीफ साहब को भरपूर क्रेडिट दूंगी स्टोरी ब्रेक करने पर। जबरदस्त काम हुआ है आज। ये स्टोरी अब पूरी डायनामिक्स चेंज कर चुकी है। कल तक बहस और हो रही थी, आज बहस का रुख मुड़ चुका है। और एक तरफ बिलावल कहते हैं कि इससे हुकूमत को नुकसान होगा, हमें फायदा होगा अगर ओपन बैलेटिंग होती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि चूंकि इमरान खान शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते लिहाजा वो ओपन बैलेटिंग की बात कर रहे हैं। सो बड़ी कंट्रोवर्शियल सी बात कर रहे हैं, बड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं वो। और जो आज तफसीलात सामने आई उसमें हमने देखा कि एक खातून की भी स्टोरी सामने आई, खातून एमपीए, जिन्होंने कहा कि मैं 2 करोड़ 80 लाख रुपए नहीं लूंगी, मुझे भी 5 करोड़ रुपए दो, जिस तरह बाकियों को 5 करोड़ रुपए दे रहे हो। यही इस बिना पर उन्होंने इनकार किया वो पैसे लेने से, इसलिए नहीं कि कोई जमीर या गैरत जागी थी, बल्कि इसलिए कि ये पैसे कम हैं, भाव बढ़ाओ। अब हाँ जी, और अब ये है कि इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि उन लोगों को तो इमरान खान ने 20 एमपीएस को उसी वक्त निकाल बाहर किया था पार्टी से, हालांकि उस वक्त उनकी कोई क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं थी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में। इसके बावजूद उनका तो जो बनना था सो बन गया। आज ये तफसीलात क्यों सामने आई हैं? आज ये जो वीडियो सामने आई है, ये वेल टाइम्ड शॉट आज अपकमिंग सेनेट इलेक्शंस में बड़ा तहलका मचाएगी। अब वो लोग जो पैसा पकड़ चुके हैं उनको, उनकी जान को अजाब पड़ चुका है, पैसे देने वाले भी और पैसे पकड़ने वाले भी। अब दोनों परेशान हैं कि हमने पैसा तो इतना इतना दे दिया, वो 35 करोड़ दिया, 40 दिया, जितना भी दिया, लेकिन अब खतरे की बात यह है कि अगर 2018 की वीडियोस मंजर आम पर आकर ये तहलका 3 साल बाद मचा सकती हैं, तो 2021 की वीडियोस क्यों नहीं बनी होंगी? और देखें बात यह है कि जो पैसा देते हैं वो इतने बच्चे नहीं होते कि करोड़ों रुपए ऐसे ही दे दें, वो फिर उसके सबूत भी अपने पास रखते हैं। तो इस वक्त इमरान खान का पलड़ा बहुत भारी हो चुका है इस हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब देखते हैं कि इसको सो मोटो एक्शन ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मतलब आप ये कह रही हैं कि मामला सुप्रीम कोर्ट में छोटी सी मैं चीज ऐड करना चाहूंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 20 एमपीएस थे वो तो इमरान खान ने निकाल बाहर किए, लेकिन उस वक्त 7 पीपल्स पार्टी के एमपीएस के नाम भी सामने आए थे और एक एएनपी के भी एमपीए का नाम सामने आया था कि ये भी बिके हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं आई। वो मंजर आम पर आए कि कौन लोग थे। चलें, इम्तियाज गुल साहब भी गालिबन हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इम्तियाज गुल साहब, इसी गुफ्तगू को अगर आगे बढ़ाएं तो अब जाहिर है ये जो वीडियो मंजर आम पर आई है, अब ये तनकीद ये भी हो रही है कि 2018 की ये वीडियो है। जाहिर है उस वक्त तो हमने देखा कि पीटीआई ने अपने 20 एमपीएस को निकाल दिया था, फिर हमने देखा चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद का मामला था उस पर भी बड़ी उंगलियां उठाई गई अपोजिशन की जानिब से। तो आप नहीं समझते कि अगर वाकई पीटीआई ट्रांसपेरेंसी चाहती थी, शफाफियत चाहती थी, तो उस वक्त भी ये मामला लेकर आ सकती थी पार्लियामेंट के अंदर? तो फिर आप नहीं समझते कि सवाल ये भी पैदा होता है कि हर सियासी जमात जो है वो अपना मफाद देकर फैसला करती है? जाहिर है हर सियासी जमात को जिंदा रहना हासिल करने हैं, और अगर वो इक़्तिदार में है तो उसमें इक़्तिदार को दवाम देने की भी कोशिश करती है। तो हर जमात का एक बुनियादी फरीज़ा भी है, ख्वाहिश भी है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है। और जाहिर है हम कहते हैं एक मसलिस्तान, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि हर मसले तवज्जो जो है आपकी हर रहे। अब चूँकि सेनेट इलेक्शन का मामला हमारा शायद से चली गई, लेकिन कतई इसके हमें बड़ी पिक्चर याद रखनी चाहिए। अगर इहा ने बड़ी धांसू किस्म की बातें कर ली हैं, उसमें मेरे लिए उसमें कहना कुछ कम ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि अगर माजी में 2 बड़ी जमातें इस अमर पे मुत्तफिक थी कि सेनेट के इलेक्शन बिल्कुल ओपन बैलेट के ज़रिए होने चाहिए, तो उन्हें अब प्रॉब्लम क्या है? अब महज वो टेक्निकलिटीज़ का वो सहारा लेके, उसका कवर लेके इस अपने एतराज़ात अगर कर रही हैं, शायद उन्हें लग रहा है कि इक़्तिदार शिद्दत का जो हिस्सा है उनका वो कम होता है। इस वजह से हर इलॉजिकल गैर मंतकी किस्म के एतराज़ात वो कर रही हैं।
और ये तो 2006-7 में वो फैसला कर चुकी थी। तो अब तो बड़ा अच्छा होता कि टेक्निकल एतराज़ात करती हैं, लेकिन साथ ही कहती कि हम बिल्कुल इस मामले पे हुकूमत के साथ हैं और इस तरह इत्तेफाक राय के साथ तो ये मसला बल्कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की रूह को भी तसल्ली होती और नवाज शरीफ साहब का भी बोलबाला हो जाता कि जब वो जो फैसला उन्होंने 2007 में किया था बिल आखिर उस पर अमल दरामद 2021 में होने जा रहा है। लेकिन अब चूंकि पाकिस्तान में सियासी इंतशार या पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि अगर हुकूमत कहेगी कि राइट तो अपोजिशन कहेगी लेफ्ट, और हुकूमत अगर लेफ्ट कहेगी तो अपोजिशन कहेगी राइट। अभी ये हो गया है, मतलब उसमें कोई लॉजिक मुझे नजर नहीं आ रही बहुत। ठीक है। अच्छा एहतशाम साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी जिस तरीके से इम्तियाज़ गुल साहब भी बात कर रहे हैं, मिसाक जमहूरियत का भी बड़ा हम देख रहे हैं कि चर्चा इस पर भी बड़ी बात हो रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मसला क्या है। हमने देखा कि 2015 के अंदर भी नून लीग की ये कोशिश थी कि ओपन बैलेट के जरिए इंतखाबात हों, लेकिन उस वक्त वो नाकाम हो गई थी। अब मसला कहाँ है? अपोजिशन क्यों मानने देखिए, को मसला तैयार नहीं? माज़रत के साथ मफादात का है। जिस तरह भी इम्तियाज़ गुल साहब कह रहे हैं कि मरहुमा की रूह जो है ना वो बड़ी उसको सुकून मिलेगा। देखिए, ये तो सियासत का काम है। ये 14 मई 2006 को जो हुआ था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, उसके बाद उसमें ये आइडेंटिफाइबल तरीक़ाकार उन्होंने कहा था जी बैलेट का होना चाहिए। और आज यही हुकूमत यही बात कर रही है, तो आप अपनी बातों के कहे हुए पे पीछे जा रहे हैं। और दूसरा बड़ी वाज़ेह तौर पे आप देख लें कि जिस तरीके से उसी में तय किया गया था सीओडी में कि जी किसी आमिर के साथ किसी फ़ौजी के साथ बातचीत नहीं होगी। थोड़े अरसे के बाद आपने देखा कि बीबी मरहुमा की लाइन फिट हो जाती है मुशर्रफ साहब के साथ और वो नवाज शरीफ साहब को जिच करके आ जाती हैं। उसके बाद फिर नवाज शरीफ अपनी गेम लड़ाते हैं सऊदियों के साथ मिलकर, वो भी पाकिस्तान आ जाते हैं मुशर्रफ के कहने के लेकिन लिए। एहतजाम साहब, अब ये कह रही है ऑपोजिशन की हुकूमत को खुद खतरा है कि हमारे लोग देखिए, दो चीज़ें हैं। पंजाब के अंदर जिस तरह से खबरें भी हैं, एक बात है, नाराज ग्रुप देखिए है। एक बात है, ख़तरा है। देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर पे चीज़ें जो सामने आ रही हैं, जो लोगों से बात होती है, एक बड़ा तबका है MPS का, वो नहीं चाहता कि जी जो ऊपर से आए हुए लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर साहब अकोमोडेट करना चाहते हैं। अब तो नाम आ गए हैं, आप देखें हफीज़ शेख का नाम आता है, उसके बाद जनाब क्या कहते हैं रज़ाक दाऊद का नाम आता है, और न्याजी साहब क्या नाम है जी पूरा उनका, जो पार्टी के बड़े ऑर्गेनाइजर हैं, सैफुल्लाह खान न्याजी, उनको अकोमोडेट करना है। वो कहते हैं कि नहीं भी हम इनके लिए तैयार नहीं है। इस वजह से एक तो ये डर है, दूसरा ये कि ये जो मंडी लगी है ना, मैं तो आज बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ असद उमर साहब की, मुझे तो लगता है कि जितना डरे हुए वो हैं कि पैसा पकड़ा जा चुका है, मामला तय हो चुकी है और 30-40 करोड़ तो बात ही कोई नहीं है। देखिए, अब सूरत हाल जिस तरफ चली गई है, इसको रेस्क्यू एक ही अदारा कर सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट। मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि यहाँ पे किसी किस्म का जिसको कहना चाहिए ना कि मसले से काम लेना चाहिए, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ही इसको लेगी तो बात बनेगी, अदरवाइज हुकूमत तो गई है। हुकूमत ने तो 3 तरीके से इसको चेंज करने की कोशिश की। लेकिन अब इस वीडियो के आने से पूरी डायनामिक्स भी तो चेंज हो गई ना। अगर 2018 ये दबाव और बढ़ गया। एग्जैक्टली 2018 की वीडियोस आज मंजर आम पर आ सकती हैं, तो 2021 की वीडियोस क्यों नहीं बनी होंगी? डरते नहीं इस बात से लोग। नहीं सर, अब हालात डिफरेंट हैं। अब सोशल मीडिया की भी बड़ी ताकत है, अब अवाम अकाउंटेबल ठहराती है। इवन 2018 में भी वैसा लोगों के वो जो था ना सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी और वो जो क्वेश्चन करने की ताकत, वो हमने पिछले 2 साल में जिस तरह पीटीआई के अपने सपोर्टर्स को देखा ना इमरान खान साहब से सवाल करते हुए, तो उससे मुझे अंदाजा होता है कि हालात दिन ब दिन हम देखते हैं कि अवाम अब अकाउंटेबल ठहरा रही है इनको। और बात यह है कि आपने अभी ये बात की थी कि डिक्टेटर के साथ इन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में कि बातचीत नहीं होगी, डील नहीं होगी। उसमें ये नहीं कहा इन्होंने कि मिन्नतें नहीं होंगी। सो मिन्नत तरला जो है वो जारी है, और अभी भी मिन्नत समाजत इनकी 2 बार पकड़ी गई। जुबैर साहब को इन्होंने भेजा, वो जो माने भी। अच्छा, कल आप देखें एहतशाम साहब, जो कल DG ISPR ने बात की, कमाल, मतलब 2 बंदे ओपनली कह रहे हैं। बिल्कुल, चले इस पर एहतशाम साहब आगे चल के प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में बात करेंगे। इम्तियाज गुल साहब को शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इम्तियाज गुल साहब, आपको क्या लगता है अब जिस तरीके से हुकूमत की जानिब से ये चले, नीयत तो अच्छी है कि हुकूमत चाहती है कि ये मामला जो है वो ट्रांसपेरेंट हो, लेकिन ये जो तरीक़ाकार है इस पर बड़े सवालात उठ रहे हैं, इस पर कॉमेंट कीजिएगा। दूसरा, आपको लगता है कि हुकूमती रवैया एक ऐसा मसला है, बहरहाल के किसी भी तरह की लेजिस्लेशन नहीं हो रही, अपोजिशन का तो चलो काम है, अपोजिशन तो तनकीद करती है, लेकिन हुकूमत का तो काम है कि वो अवामी मफाद में आइन साजी करे, इसके लिए अपोजिशन से बात करे। तो हुकूमती रवैया ऐसा है कि अपोजिशन जो है वो साथ मिलकर बैठे या कोई बात आगे बढ़ सके? देखिए, बहरहाल एक बात वाज़ेह है कि
हुकूमत का रवैया गैर लचकदार है काफी। हम्म। और जो एक वज़ीर आज़म समेत उनके कुछ वज़रा ने एक मुसलसल लाइन पकड़ी हुई है, और वो ये कि ये चोर हैं या डाकू हैं, इनके साथ इन्हें हमने NRO नहीं देना है। उसमें इसकी वजह से एक बहुत बड़ी रुकावट पैदा हो जाती है कि आप जो मुखालफिन हैं उनको एक लिहाज से दीवार के साथ लगा देते हैं, अपने और उनके दरमियान एक दीवार खींच देते हैं। और यही काम इस वक्त हो चुका है, क्योंकि अगर मुसलसल दिन में 3-3 4-4 दफ़ा ये गर्दान पड़ी जाए, इसका तकरार की जाए इस मसले की कि ये चोर हैं, डाकू हैं, हमने NRO नहीं देना है, तो उसमें मेरा ख्याल है मुसालिहत की फिर बहुत कम गुंजाइश रह जाती है। चूँकि PTI हुक्मरान जमात है, इन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है, इनसे बड़ेपन की भी तवक्को की जाती है, तो बड़ा अच्छा होता कि थोड़ा सा टोन डाउन कर लेते। अगर वज़ीर नहीं करते तो वज़ीर आज़म को कर लेना चाहिए था। अदरवाइज़ तो फिर ये पार्लियामान नहीं चलेगी, और अगर पार्लियामान नहीं चलती है तो फिर जिस जमहूरियत पे हम फ़ख्र करते हैं, जिसका हम ढोल पीटते हैं, वो जमहूरियत अमलन बेअमल होके रह जाएगी। लिहाजा एक बड़ा जुमला ज़रूरी है। कहूँगा, आप बताएं कि सारी इसकी वजह ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान साहब के दिमाग में बात घुस गई है कि इनसे डील करने का मतलब है कि मेरा पॉलिटिकल कैपिटल ब्लीड करेगा, इस करेगा, वजह से नहीं आते वो? बिल्कुल करेगा। ये पता नहीं उनको, मेरा ख्याल है किसी ने गलत पट्टी पढ़ाई है। आ, इसमें ज़रूरी नहीं है कि, यानी अगर आपके पास अगर ठोस सबूत, ठोस शवाहिद मौजूद हैं चंद केसों में, और वो आपने उनको तक के अंजाम तक पहुंचा दिया है, फिर उसमें वज़ीर आज़म साहब को डरने की क्या जरूरत सही। है? दूसरा अगर आप इम्तियाज गुल साहब, ये भी तो कहते हैं ना इमरान खान साहब के, जब ऑपोजिशन से कोई हम बात करते हैं तो वो फिर सबसे पहले NRO की एक पूरी लिस्ट दे देते हैं, वो NRO मांगना शुरू हो जाते हैं। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे। नाज़रीन, एक मुख्तसर ब्रेक के लिए ब्रेक लेते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशआमदीद नाजरीन। PDM आज हैदराबाद में सियासी ताकत का मुजाहिरा कर रही है। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का भी ऐलान किया गया और मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये सिर्फ लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ये धरना होगा। इम्तियाज गुल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अब ये जो ऐलान किया गया है PDM की जानिब से 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का, आपको क्या लगता है ये सिर्फ एक फेस सेविंग की वजह से ये ऐलान किया गया है, या फिर वाकई हुकूमत को डेंट पड़ सकता है इससे? देखिए, इसमें बड़ा मुश्किल है इस वक्त कहना, लेकिन एक बात तो वाज़ेह हो चुकी है कि जितना इन्होंने ढंढोरा पीटना था, वो पार्लियामानी बेरोज़गार जो हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी सरबराही में, वो अपने ढंढोरा पीट चुके हैं। और मैं नहीं समझता कि उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा दिखाने को है। मैं तो ये सवाल करता हूँ कि इन लोगों को इमरान खान के साथ दुश्मनी है या पाकिस्तान के अवाम के साथ दुश्मनी? इसलिए कि पहले आपने देखा कि इमरान खान की दुश्मनी में ये इन्होंने जगह जगह जलसे किए, जब कोरोना की वजह से तेजी से फैला भी, तो में केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हुआ जलसों के बाद। और उसके बाद अभी शहर शहर फिर रहे हैं, लेकिन अब देखिए जब जलसे वगैरह होते हैं तो कितनी लोगों को इनकन्वीनियंस होती है, कारोबारी ज़िंदगी किस तरह असर होता है। और गैर ज़रूरी तौर पे पुलिस को, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, उनको इस तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। तो इससे बुनियादी तौर पे आवाम का, पाकिस्तान के आवाम का, उनके मफादात बराह रास्त मुतासर होते हैं। अभी तो लेकिन इन्होंने इनको महंगाई मार्च नाम दे दिया है, कोई अट्रैक्ट करेगा ये नाम लोगों को? देखिए, महंगाई मार्च, सवाल यह है कि महंगाई किस दौर में नहीं हुई है। एहतशाम साहब को याद होगा जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की दूसरी हुकूमत थी 1993-94 में, तो VA जाफरी साहब ने उस वक्त एडवाइज़र होते थे, तो वो एक बजट पेश किया उन्होंने। बजट पेश करने के मेरे ख्याल 2 हफ्ते के बाद ही उन्होंने एकदम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दी। कुछ अरसे के बाद उन्होंने गैस की कीमतों में इजाफा कर दिया। और जहाँ तक महंगाई की बात है, आप देखिए हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में इस वक्त पेट्रोल और डीजल की जो
एवरेज कीमतें, औसत कीमतें हैं, वो $1.2 की बैरल है। पाकिस्तान में अब भी डीजल और पेट्रोल की औसतन जो कीमतें हैं वो 60 सेंट्स के और 70 सेंट के दरमियान हैं। तो अब मुझे नहीं समझ आती कि ये कौन से पेट्रोल की महंगाई का ढंढोरा पीट रहे हैं। जो बिजली की कीमतों में इजाफा ना कि होता है, ओवरऑल महंगाई है तो सही, आम आदमी के लिए मसाइल तो नहीं हैं। बिल्कुल, सही, मैं उसके इनकार नहीं कर रहा, लेकिन महंगाई ठीक है, सीजनल उसमें फैक्टर बहुत ज्यादा सही। होते चलें हैं। एहतशाम साहब, अब मैं आपकी तरफ आऊंगी। ये तो सबको पता है, ये लॉन्ग मार्च, धरने, इनसे हुकूमतें गिरा नहीं करती। लेकिन अभी जिस तरीके से इम्तियाज़ गुल साहब भी बात कर रहे थे, आपको नहीं लगता इससे सियासी अदम इस्तेहकाम तो ज़रूर पैदा होगा? और सियासी अदम इस्तेहकाम होगा तो ज़ाहिर है मुआशी अदम इस्तेहकाम होगा। हुकूमत को इंगेज कर लेना चाहिए अब अपोजिशन को। देखिए, ये तो होगा, होता रहेगा। जाहिर सी बात है, जलसे जुलूसों से हुकूमत नहीं जाएगी, और ना ही 126 दिन के धरने में इमरान खान के नहीं गई तो अब कैसे चली जाएगी। ये तो उनको भी बड़ा वाज़े तौर पे पता है, वो समझ भी रहे हैं, प्राइवेटली भी कहते हैं कि ये हदफ नामुमकिन सा है। लेकिन वो कहते हैं अपोजिशन वाले कि जी हमारा काम है दबाव बढ़ाते चले जाना, मैक्सिमम कंसेशन एक्सट्रैक्ट करना। वो किस तरह की है, NRO को तो छोड़ देते हैं, कुछ और भी चीज़ें होंगी। देखिए, अब अहम नुक्ता इस सारे मामले में यह है कि चौथा महीना चल रहा है। अभी आप देख लें, अभी तक हिकमत अमली अपोजिशन की वाज़े नहीं है। भाई अब आके आप कह रहे हैं लॉन्ग मार्च होगा, और धरने पे अभी तक इत्तेफाक नहीं है कि 1 दिन के बाद ख़त्म होगा, 4 दिन के बाद ख़त्म होगा। क्या होना है क्या नहीं होना, इस पे बात नहीं कर रहे। फिर दूसरी बात है कि जिस तरीके से इनको सॉरी करके पीछे हटे हैं, इनको ये ख्याल आ रहा है कि जी हमारी जिस तरीके से हमने अदारों को मिलान किया, उससे इमरान खान साहब तो अदारों के और करीब हो गए, ये तो हमारा नुकसान हुआ। लिहाजा वो कह रहे हैं कि जी अब कोई और तरीका किया जाए कि इमरान खान साहब और अदारों के दरमियान नफरत पैदा की जाए। उसके लिए अब कहा जा रहा है कि एक नई हिकमत अमली। देखिए, बात ये नहीं है, बात यह है कि भाई जो हुकूमत वक्त की मुश्किलात हैं, माजत के साथ बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे इम्तियाज़ साहब, महंगाई का आलम जो है ना, पूरे सब कॉन्टिनेंट में हमारे पेट्रोल के अलावा सब चीज़ें हमसे ज़्यादा महंगी हो गई हैं। ये इतना इसने तंग कर दिया, इनडायरेक्ट टैक्सेस 70% जो है ना वो लिए जा रहे हैं। फिर रोज़ाना की बुनियाद पे चीज़ें महंगी हो रही हैं, इसलिए कि हुकूमत का कोई, जिस तरीके से हम रोज़ कहते हैं कोई मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन होता था, ख़त्म हो गया। मिडल मैन का जो इंस्टीट्यूशन ख़त्म होना चाहिए, प्राइस कमेटियाँ वो जो है वो नहीं रही। अब इस हवाले से अब देखें ना, चीनी और ख़ास तौर पे गंदम ने जितना परेशान किया, आज भी आप देखने चीनी और गंदम में बड़ा मामूली फ़र्क आया। आज भी चीनी 100 रुपये किलो और आटा आप देख लें कि 30 रुपये किलो के करीब चल रहा है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जहाँ एक बात तय अपनी तौर पे कि अपोजिशन अपने अहदाफ करने में, हासिल करने में बहुत मुश्किल लगता कामयाब होगी, अपनी पॉलिसी को, स्ट्रेटजी को रिवाइज करना होगा। और फिर ये कि अदारों को उठते बैठते मिलान करके अगर आपको हासिल कर सकते तो मेरा ख्याल है बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चलें मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। इदारों को तनकीद करने से आप समझती हैं बात बनी नहीं है, और अब कुछ नहीं बनता, महंगाई को लेके आगे माफी मांग कर अब वो आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब आज कैसा पलटा खाया है। यानी कल DG ISPR ने आपको सही जवाब दिया है। उन्होंने आपको पूछा कि आप सबूत पेश करें अगर आपके पास ऐसी कोई बात है, किसी ने आपसे बात की हो, वहीं भीगी बिल्ली की तरह बैठ गए। अगर आप में दम था तो आज करते ना बात। मैं देख रही थी PMLN के स्पोक्स पर्सन हर जगह बात कर रहे थे कि नहीं जी वो हमारी लीडरशिप के पास सबूत मौजूद हैं, वो वक्त आने पे देंगे। वक्त आ चुका है, जुर्रत है, हिम्मत है, अगर किसी ने कोई बात की है तो दें। ऐसा नहीं, बात तो कह रहे थे बैकडोर किसी से राबिते हैं नहीं हमारे। फौज के पास था ना सबूत, फौज के पास जुबैर साहब को भेजा ना आपने 2 दफा, उन्होंने तारीखों के साथ सबूत दे दिया कि आप मिलने गए। अगर आपके पास कोई सबूत है तो जुर्रत करें, हिम्मत करें। तो आज तो मानेंगे मलिया, दोनों आज तो मान गए ना कह कि दिया। कोई मरियम औरंगजेब साहबा और प्रोफेसर साहब दोनों कहते हैं कि जी बैकडोर राब्ते हमारे नहीं है। यही बात मरियम क्या करती थी? मरियम को उन्होंने अब गलत साबित कर दिया। यानी आज नून लीग ने मरियम के बयानिए से ऑफिशियली राह फरार इख्तियार की है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो महंगाई की भी बात की जाती है। वाकई हमारा पूरे सब कॉन्टिनेंट में ज़ाहिर है कोविड की वजह से बहुत से असरात हुए, और किसी की भी इस वक्त हुकूमत होती तो जो इशफाक साहब बताते हैं, जिस तरह से वो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह से जो कुछ ये जाल बिछा कर गए थे इसहाक डार साहब, उसके बाद कोई भी हुकूमत आती तो उसके लिए मुआशी चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते। लेकिन ये जो बारहा बात की जाती है ना कि ये एहतसाब की बात इमरान खान ना करें बार बार, या NRO बार बार रबिन ना करें, और देखें जी पार्लियामान चल नहीं रहा इमरान खान के सख्त बयानी की वजह से। तो मैं एक बात आपको बताऊं, हमें याद रखना चाहिए कि 2013 के इलेक्शंस के बाद जरदारी साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर खड़े होकर कहा था कि ये ROs का इलेक्शन था, ये रिटर्निंग ऑफिसर्स का इलेक्शन था, और हम इस इलेक्शन को मानते तो नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो निजाम चल रहा है निजाम चलता रहे। सही। जबकि इसके बरक्स
इमरान खान की पहले दिन की तकरीर मुझे आज भी याद है कि जब वो वजीर आज़म सही। मुंतखब हुए थे तो मैं असेंबली में मौजूद थी, और जो हुल्लड़बाजी इन्होंने की, सही। जो तूफान बदतमीजी इन्होंने ठीक है। बर्पा किया, तो पहले दिन से ये ना कोई कहे कि ठीक है। एनआरओ की बात करने की वजह से वो चलने नहीं दे सही, रहे। ठीक है, आप कह रहे हैं इमरान खान हुकूमत तो इनको कोशिश बुके कर भी रही है, पेश लेकिन मैं ऑपोजिशन थोड़ा साथ सा नहीं दे रही। compete कर ठीक लूं है। कि वो इनको फूलों का हार भी पहनाएं, सही। बुके भी पेश करें, चलें, वक्त कम तो है भी मलिका। इन्होंने कुछ नहीं करने देना था। इम्तियाज गुल इनके साहब, साथ आप बिल्कुल ठीक करें इमरान कमेंट खान। कीजिएगा, ये जिस तरीके से 5 फरवरी को मरियम नवाज साहिबा ने जो एक तकरीर की और इदारों के हवाले से जिस अंदाज में बात की, फिर हमने देखा DGI SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर डिनाइल भी आया, हमने देखा एहसन इकबाल साहब की जानिब से, तो ये क्या बेसिकली आप क्या समझते हैं, हासिल क्या करना चाहते हैं? ज़ाहिर है आप खुद को रेलेवेंट करना चाहते हैं, खुद को दोबारा उन इदारों के करीब ले जाना चाहते हैं इस नौयत की बातें करके। उनका ये ख्याल है कि शायद इस तरह प्रेशर बढ़ेगा तो इमरान खान से उनकी दूरी पैदा होगी। हालांकि बड़े भोले हैं बेचारे, मेरा अपना ये ख्याल है। अगर गुज़िश्ता 3 बरसों का हम ट्रेजेक्ट्री देखें पाकिस्तान की जो सियासत है, उसमें तारीख में पहली मरतबा GHQ और प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ये बिल्कुल कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, और उसकी वजह भी समझ आती है। पाकिस्तान बहुत मुश्किल हालात में है। वो जो आप मलिहा जो कह रही थी, असल में इस डॉक्टर इशफाक हसन ने कहा था कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के जा रहे हैं इसहाक डार, और कभी एक धमाका होगा, कभी दूसरा धमाका होगा आने वाली हुकूमत जब इनको टच करेगी। तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और उसकी वजह से जो हमारे भी कुछ बातचीत होती रही तो हमें तासुर ये मिला था, और ये बड़ा अभी वो यकीन में बदलता जा रहा है कि बुनियादी तौर पे जब तक फ़ौज और सियासी हुक्मरान मिलकर नहीं चलेंगे तो पाकिस्तान को मसाइल की इस दलदल से का निकालना सामना रहेगा। एहतेशाम बड़ा साहब, क्विकली कमेंट अगर करना चाहें तो। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो बार बार बात की जाती है कि भाई अदारों का हुकूमत वक्त के साथ खड़ा होना किस दुनिया में बुरा समझा जाता है, ये तो अच्छा एक ओमन है बिल्कुल। कि भी आप इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह बात कर रहे हैं, इम्तियाज़ बात कर रहे हैं, जो हमारे सीरियस नौयत के चैलेंजेस हैं, ये जब दोनों मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप बैठती है तो मसाइल हल होते हैं। क्या वजह है कि नवाज साहब के ज़माने में 7 जो थे आर्मी चीफ, उनके साथ ही लड़ाई होती रही, 3 जो है प्रेसिडेंट जो है उनके साथ लड़ाई होती रही। मतलब ये कभी सोचे बंदा कि क्यों ऐसा हुआ? लड़ाई नहीं है तो तब भी मसला है। चलें इस पर बात करेंगे, एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिहा, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अभी ब्रेक पर जाने से पहले जिस तरह से डिस्कशन हो रही थी कि आखिर ये ऑपोजिशन बिलखुसूस मरियम नवाज ये हासिल क्या करना चाह रही है? हासिल तो इनको कुछ भी नहीं होना, हुआ भी नहीं। हाँ, ये एक अवाम का भला ये कर सकते थे कि अगर ये हुकूमत पर जो चीज़ें मानी रखती हैं, जिस तरह महंगाई, भले पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत महंगाई है, इसके बावजूद अगर ये हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से प्रेशर बिल्ड करते तो उसका अवाम को भी फ़ायदा होता। अभी जैसे फवाद चौधरी साहब बात करते हैं, ही सेज इन आई कोट कि ये मेरे वालिद साहब का केस माफ़ कर दो, चाचा का केस माफ़ कर दो, फिलहाल तो इसी उस पर सारी चल रही है। यही वजह है कि अवाम निकल भी नहीं रही इनके जलसों में। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम पहले बात कर रहे थे कि इदारों को मिलाइन करते हैं, जिससे आज इन्होंने यू टर्न ले लिया कि हमारे तो कोई बैकडोर राब्ते नहीं है। मियाँ साहब भी इदारों की बहुत इज्जत करते हैं, एज लॉन्ग एज वो इनके हक में फैसले दें, इनको अकोमोडेट करें। अब जबकि फौज ने वाकई में हर किस्म की मुदाखलत रोक दी है, माजी में हमने देखा जियाउल हक साहब थे, बहुत कुछ होता रहा, मियाँ साहब, अल्ताफ हुसैन, ये उन्हीं के लगाए हुए पौधे हैं जो अब तनावर दरख्त बनकर पाकिस्तान की जड़ों में बैठ गए। अब जबकि एक बड़ा आइडियल कॉम्बिनेशन है, इट्स नॉट अबाउट पर्सन्स, याद रखें, इट्स नॉट अबाउट इंडिविजुअल्स। बात बाजवा साहब या इमरान खान की नहीं है, बात यह है कि आपका पार्लियामान और आपकी मिलिट्री लीडरशिप ये मिलकर एक दूसरे की इज्जत करते हुए चल रहे हैं। कोई डॉन लीक्स नहीं, कोई इस किस्म की फजूलियात नहीं, कोई अपने इदारों को मिलाइन करने वाली हरकतें नहीं। इसको मेरा ख्याल है कि इनको वेलकम करना चाहिए, इस पर दोनों अतराफ को हमें शाबाश देनी चाहिए। ये जबरदस्त प्रेसिडेंट सेट हुआ है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली हुकूमत जिसकी भी हो वो इसी पैटर्न को लेकर चलेगी। एहतेशाम साहब, ये सियासी मामलात में रियासती इदारों को मुलव्विस करना ये कितना तशवीशनाक रुझान है, जबकि बार बार वाजे कर चुके हैं तर्जुमान पाक फौज के हमें ना घसीटा जाए सियासत में?
देखिए, जब सियासत में ज़ाती लड़ाई जो है ना वो बहुत आगे चले जाए और सियासी लड़ाई जो है ना आप उसको भूल जाएं कि किस तरह आपने लड़नी है और आप नताइज अपनी मर्ज़ी के हासिल करना चाहें तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। फिर आपको लगता है कि जी मामला कहीं ख़राब हो रहा है, तो कभी आप किस अदारे को मिलाने के लिए उसको मिलान कर रहे होते हैं, कभी कुछ और बहाना करके उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो देखिए, ये हर वक्त इस तरह की चीज़ें चलती नहीं हैं। लेकिन मेरे ख्याल में सबसे अहम बात जो है जी मौजूदा सूरत हाल में, ओपोजिशन तो मलिया करेगी, ओपोजिशन उन्होंने यही करना है, ठीक है ना। सवाल ये है कि हुकूमत को चाहिए कि जिस तरीके से इनको एंगेज कर लें। अभी देखें ना कितनी बदकिस्मती है कि हाउस कमेटीज गैर फाल हो चुकी हैं, पार्लियामान आप देख लें डिसफंक्शनल है, कभी कभार मीट करते हैं 2 दिन इजलास होता है फिर ख़त्म हो जाता है, कोई कानून साजी नहीं हो रही है। हुकूमत कहती है जी हमने कब रोका, आए। देखिए, इस तरह नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई छोटी मोटी ऑलिव ब्रांच ऑफर करनी पड़ेगी और ये बड़ा वाज़ेह तरीके से, ठीक है पुराना एक्सपीरियंस ठीक नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है यही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे ना जिन्होंने कितने अरसे तक कहा था कि सेनेट का अपना नेशनल अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन मैं गवर्नमेंट नहीं लगाऊंगा अपोजिशन का। लेकिन फिर जब देखा आपने खटक साहब और उसके बाद शाह मोहम्मद कुरैशी और असद कैसर साहब ने कहा नहीं जी ये मामला ख़राब हो जाएंगे, चलने दें, तो बहुत बड़ा कंसीड किया था उसको प्राइम मिनिस्टर ने लगाया, लेकिन वो फिर भाग गए। देखिए, अब ये कि हुकूमत, मेरा अपना ख्याल है कि हुकूमत अपोजिशन किसी तौर पे भी ये रुकेगी नहीं। हुकूमत को चाहिए कुछ इस तरह कर ले। दूसरा मेरा ख्याल है हुकूमत को जो नुकसान हो रहा है वो मुसलसल जिस तरीके से फायर फाइटिंग पोलिटिकल तौर पे कर रही है, इसका नुकसान ये है कि हुकूमत जो है ना वो कोई कारकर्दगी दिखाने में दिखानी चाहिए। चलें इम्तियाज गुल साहब की तरफ आऊंगी, माजरत के साथ टाइम कम है। मलिहा, एक छोटा सा लाइन के 2018 में नून लीग को फौज बुरी लगती थी, 2019 में एकदम मीठी लगती थी। सही। इम्तियाज गुल साहब आप क्या कहेंगे, हुकूमत के लिए इस वक्त बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन है या महंगाई? मेरा ख्याल उनके अपने अंदर थोड़ा सा मसला है, उन्हें थोड़ा सा अपनी हिकमत अमली तब्दील करनी पड़ेगी और महंगाई बहरहाल एक आम आदमी का मसला है। उनको ज़रूर इस हवाले से कुछ कोशिश करनी चाहिए और जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ वगैरह होती हैं उनको रिवाइव करना पड़ेगा, क्योंकि हर आदमी को आप ये नहीं समझा सकते कि चूँकि जनूबी एशिया में और बाकी मुल्कों में महंगाई हुई है इसलिए हमारे यहाँ महंगाई हो गई है। ख़ासतौर पे जो आम लोग हैं उनको उनकी रिलीफ के लिए ज़रूर कुछ किया जाना चाहिए। अलबत्ता पार्टी बहुत सारी ऐसी चीज़ काम कर रही है जो कि लोगों को बता नहीं पाती। यानी अगर देखें जनूबी एशिया के किस मुल्क में यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस है, यानी जिस आदमी के पास खैबर पख्तूनख्वा में एक शनाख्ती कार्ड है और वो 5 से 10 लाख रुपए तक का सालाना का अपना इलाज करवा सकता है, ये आम आदमी की सहूलत ही है ना। वरना जो 1000, 2000, 3000 दिहाड़ी वाला बंदा है वो अगर किसी डॉक्टर के पास चले जाए तो 2-3 हज़ार रुपए वैसे उसकी जेब से निकल जाते हैं। यही काम अभी पंजाब में भी हुकूमत करने जा रही है। और मेरा अपने उठा के फेंका उन्होंने एएनपी में, एएनपी ने सर इम्तियाज गुल साहब, एएनपी ने देखे ना कैसे हेल्थ कार्ड फाड़ कर फेंक दिए, तो कितना नेगेटिव रवैया है इनका। लेकिन देखे वो तो आम आदमी उसका फैसला करेगा ना। हाँ जी, उसमें आम आदमी देख रहे हैं कि उससे कितनी सहूलत मिल रही है। तो मैं नहीं समझती ये जो मर्जी करते रहे, जो मर्जी चीज करते हैं, जितने मर्जी जल्द से कर रहे, वो इवेंचुअली साल 2 साल के बाद जब भी इलेक्शन होगा तो लोग इस अमर पे बुनियाद पे अपना फैसला करेंगे कि आया उनको इलाज मुआलजे में सहूलत मिली कि नहीं मिली, उनकी एजुकेशन बेहतर हुई कि नहीं हुई, और कुछ सिविल प्रोसीजर कोड यानी हमारा जो निज़ाम इंसाफ है उसमें कोई तब्दीली हुई कि नहीं हुई। ये ज़रूर इन बातों को याद रखा जाएगा। और फिर रोज़गार की सूरत हाल, वो चूँकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं उनके साथ जुड़ी हुई है रोज़गार की सूरत हाल, लेकिन उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि हो सकता है जो अशारिये कुछ बेहतर हुए हैं, तमाम तर नामसाद उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतरी की तरफ जाएगी, आवाम को रिलीगा। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर तर्जियाकार इम्तियाज गुल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एहतशाम साहब आपका भी शुक्रिया, मलिहा आपका भी शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के हवाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।